शुरू करते हैं। वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर है ए, कैलाश सत्यार्थी। इनको यह पुरस्कार इस साल प्रदान किया गया है। वर्ष 2025 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो यह सरकार फाउंडेशन द्वारा एक दिया जाता है और इस साल दिया गया है ग्रेसा माचेल को। यह आती है मोजाम्बिक से, नेल्सन मंडेला की एक्स वाइफ है। वर्ष 2026 के व्हिटली पुरस्कार, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है क्योंकि ये एनवायरनमेंट से संबंधित है, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन से संबंधित, इससे सम्मानित भारतीय कौन है? इस साल भारतीयों को सम्मानित किया गया। इससे दो भारतीय सम्मानित हुई हैं, एक है परवीन शेख और एक है बरखा सुब्बा। ये देखिए, ये परवीन शेख और ये बरखा सुब्बा। पर्यावरण का नोबेल कहलाने वाले टायलर पुरस्कार 2026 के विजेता कौन है? तो यह टायलर पुरस्कार से सम्मानित हुई है एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट जिनका नाम है टोबी कियर्स। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025, इसका यह 60वां संस्करण था, किस साहित्यकार को प्रदान किया गया है? तो यह एक तमिल साहित्यकार को प्रदान किया गया है जिनका नाम है वैरमुथु रामास्वामी। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ये साहित्य का क्षेत्र, ये साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा ऑनर है, सबसे बड़ा अवार्ड है, इसके ऊपर कुछ नहीं। तो इसे मैं 5 स्टार दूंगा, यह बिल्कुल आप याद रखेंगे इसे। 35वें सरस्वती सम्मान 2025 के लिए किस बंगाली लेखक का चयन किया गया है? तो 35वें सरस्वती सम्मान के लिए चयन किया गया है राम कुमार मुखोपाध्याय। ऑप्शन सी विल बी अवर राइट आंसर। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से कितनी हस्तियों को सम्मानित किया गया है? इसमें एक छत्तीसगढ़ की भी हस्ती शामिल है, पंडित रामलाल बरेठ, और कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो 7 हस्तियों को इस वर्ष सम्मानित किया गया है संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा के लिए किस कृति को सम्मानित किया गया है? तो अंग्रेजी भाषा के लिए सम्मानित किया गया है क्रिम्सन स्प्रिंग। यह एक किताब है जो लिखी गई है नवतेज सरना द्वारा। उसे इंग्लिश लैंग्वेज के लिए इस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप राइटर का भी नाम रखेंगे, याद रखेंगे, यह देखिए यहाँ पर राइटर का भी नाम लिखा हुआ है, नवतेज सरना। जीते जी इलाहाबाद कृति, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, इसकी लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका है ममता कालिया। इसकी लेखिका है ममता कालिया। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 किस ताइवानी लेखक को प्रदान किया गया है? तो एक चीज इसमें आप ये याद रखेंगे कि एक ताइवानी लेखक है, इनका नाम है यांग शुआंग जी। ये है फीमेल पर्सनालिटी है यांग शुआंग जी, और इनकी बुक का अनुवाद किया है लिन किंग ने। इसलिए यहाँ पर आपको 2 लोग दिख रहे होंगे। यह पुरस्कार 2 लोग को दिया जाता है, जो लेखक होते हैं वो और जो इंग्लिश में अनुवाद करते हैं वो। तो ये लेखक हैं जिनका नाम, लेखिका है सॉरी, यांग शुआंग जी, और ये उसकी अनुवादक है लिन किंग। यदि ऑप्शन में दोनों को मिला करके दे, ए और बी दोनों, तब आप उसे लगाएंगे, और यदि इस प्रकार से दे एक एक नाम, तब लेंगे आप ऑप्शन बी यानी यांग शुआंग जी। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 से सम्मानित कृति का क्या नाम है, यानी किताब का नाम यहाँ पर पूछ रहा है। तो किताब चूंकि ताइवानी लेखक है, यहाँ किताब का नाम है ताइवान यात्रा वृत्तांत, इंग्लिश में यदि बोला जाए तो ताइवान ट्रेवलॉग। ऑप्शन सी विल बी अवर राइट आंसर। ग्रैमी पुरस्कार 2026 सर्वश्रेष्ठ ऑडियो पुस्तक वाचन एवं कहानी वाचन रिकॉर्डिंग श्रेणी का पुरस्कार किसने जीता? यह श्रेणी है, ये इतनी लंबी जो दिख रही है आपको कहानी, वह इस श्रेणी का नाम है जिस श्रेणी में इन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया, क्योंकि ग्रैमी पुरस्कार 50+ श्रेणियों में दिया जाता है। तो इस साल ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पर्सनालिटी है दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो। तेंजिन ग्यात्सो इनका नाम है, दलाई लामा इनको संज्ञा दी गई। तो ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो को किस कृति के लिए 68वें ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका कृति है एक ऑडियो बुक इनकी लॉन्च की गई, इसके ऊपर मेडिटेशंस फॉर लिविंग। दलाई लामा है, मेडिटेशन करते रहते हैं, ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, मेडिटेशन फॉर लिविंग। संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित की गई है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह सम्मान मिलता है और इससे सम्मानित है मेजर अभिलाषा बराक। ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। वर्ष 2025 का संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार किसने जीता है? तो इस साल संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार जीता है मेजर स्वाति शांता कुमार। यह भी भारतीय हैं। यह देखिए, ये जहां भी आपको ब्लू कैप दिखे, यूएन पीस, आप कह सकते हैं यूएन पीस मिशन के लिए ये डिप्लॉयड रहते हैं वेरियस कंट्रीज में। तो ये दोनों पीस मिशन के लिए ही डिप्लॉयड थी, मेजर अभिलाषा बराक और स्वाति शांता कुमार। इसके लिए इन दोनों को पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 2026 में अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस वर्ष अशोक चक्र से सम्मानित हुए ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस प्रथम श्रेणी, सर्वोच्च श्रेणी सम्मान किस देश द्वारा प्रदान किया गया है? तो उस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है यह, और यह देश है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया द्वारा यह सम्मान प्रदान किया गया है। इस साल प्रधानमंत्री मोदी को बहुत सारे सम्मान मिले हैं बहुत सारे देशों के द्वारा। उनके नाम भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ये देखिए, गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन, ये तो अभी अभी हाल में ही मिला है, सेशल्स द्वारा, एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट, नॉर्वे देश के द्वारा। रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, या इसे कमांडर ग्रैंड क्रॉस भी बोला जाता है, इस ये स्वीडन द्वारा दिया गया है। स्पीकर ऑफ द नीसेट मेडल, एक टेनेसेट लिखा हुआ पर ये नीसेट मेडल होगा, वहां की संसद का नाम है नीसेट। तो स्पीकर ऑफ द नीसेट मेडल, इसके लिए सम्मानित, यह सम्मान दिया गया है इसराइल द्वारा। एग्रीकोला मेडल यह दिया गया है संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा, जिसे शॉर्ट में ऐसे भी लिखा जाता है एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस प्रथम श्रेणी, यह दिया गया अभी जो हमने देखा स्लोवाकिया देश द्वारा। तो इसे मिलाकर के, ये सेशल्स वाला अवार्ड मिलाकर के अभी तक प्रधानमंत्री मोदी को 34 ऐसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुके हैं। वर्ष 2026 में 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण, 113 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। यह देखिए कथन दिए हुए हैं, इसमें से हमें बताना है कौन से कथन सही है। तो 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण, 113 पद्मश्री पुरस्कारों की घोषणा हुई। इसमें 19 महिलाएं शामिल हैं, 6 विदेशी एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई श्रेणी के व्यक्ति शामिल हैं, एवं 16 व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसमें यह चारों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी विल बी अवर राइट आंसर। पद्म पुरस्कार यानी पद्म विभूषण पुरस्कार 2026 के लिए हमें जोड़ी मिलाना है, किसे किस श्रेणी में अवार्ड मिला है। तो धर्मेंद्र सिंह देओल आप जानते होंगे, ये कला से जुड़े हुए हैं। एमएस नजमा, ये भी कला से जुड़ी हुई है। तो 2, 5, फिर पी नारायणन, ये एक जर्नलिस्ट हैं, साहित्य एवं शिक्षा से जुड़े हुए हैं। एक केटी थॉमस, ये पॉलिटिशियन है केरल के। तो ये हो जाता है 2, ये हो जाएगा 3, और एक बच गए वी एस अच्युतानंद, ये हो जाएंगे 4। तो 3, 5, 1, 2, 4, यानी ऑप्शन ए विल बी अवर राइट आंसर। पद्म भूषण पुरस्कार 2026 की अब जोड़ी मिलानी है, तो अलका याग्निक, फिर अलका याग्निक हो जाएंगी 4 कला के क्षेत्र में, विजय अमृतराज हो जाएंगे खेल के क्षेत्र में, शिबू सोरेन हो जाएंगे लोक कार्य के क्षेत्र में, पॉलिटिशियन है, भगत सिंह कोश्यारी, यह भी पॉलिटिशियन है लोक कार्य के क्षेत्र में, उदय कोटक बिजनेसमैन है। तो हमारा हो जाएगा 4, 2, 3, 5, 1, यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। वर्ष 2026 का वैश्विक शिक्षक पुरस्कार किस भारतीय शिक्षक को प्रदान किया गया, तो यह है रूबल नागी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यह देखिए यूएई द्वारा दिया जाता है, इसलिए ये शेख साहब आपको दिख रहे होंगे, यूएई द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। वर्ष 2026 में सर्वश्रेष्ठ चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म श्रेणी में बाफ्टा पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी बनी है, तो पहली भारतीय फिल्म ऐसी श्रेणी में जीतने वाली बनी है चिल्ड्रन फिल्म में बूंग, मणिपुरी मूल की ये फिल्म है, मणिपुरी भाषा की ये फिल्म है बूंग। 98 एकेडमी पुरस्कार यानी ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है, तो यह फिल्म है वन बैटल आफ्टर अनदर, वन बैटल आफ्टर अनदर, इसे इस साल का ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया। बीसीसीआई पुरस्कार 2026 में कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। शॉर्ट में यदि आप याद रखें तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, लॉन्ग टर्म आप याद रखें तो कर्नल सीके नायडू अवार्ड इसे बोला जाता है, और यह प्रदान किया गया है राहुल द्रविड़ और रोजर बेन्नी। बीसीसीआई पुरस्कार 2026 में पॉली उमरीगर पुरस्कार, जिसे बोला जाता है सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष खिलाड़ियों के लिए, किसे प्रदान किया गया है, तो यह प्रदान किया गया इस साल शुभमन गिल को, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। बीसीसीआई पुरस्कार 2026 में महिला वर्ग के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो महिला वर्ग के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है मिताली राज, पुरानी जो भारतीय टीम के कैप्टन रही मिताली राज, इन्हें प्रदान किया गया। पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को चुना गया है, तो वर्ल्ड लेवल का यह पुरस्कार है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड इस साल से सम्मानित किया गया है शीतल देवी को, जम्मू से ये बिलोंग करती हैं, पैरा आर्चर है, इस तरीके से आपने देखा भी होगा इनको, इनको प्रदान किया गया पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड। इंडियन एथलेटिक्स पुरस्कार 2025 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट एवं सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का सम्मान क्रमशः किसे प्रदान किया गया, भारत सरकार द्वारा यह दिया गया है नीरज चोपड़ा एवं पारुल चौधरी को। यह नीरज चोपड़ा, पारुल चौधरी जो है वो धावक है, रनर। फीफा विश्व कप 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब हम स्पोर्ट्स पर आ चुके हैं, स्पोर्ट्स पर। तो फीफा विश्व कप 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फीफा विश्व कप 2026 इस विश्व कप का 23वां संस्करण है। इसका आयोजन यूएस, कनाडा, मेक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इस विश्व कप के आधिकारिक शुभंकर मेपल, जायू और क्लच हैं। इस विश्व कप में कुल 43 देश भाग ले रहे हैं। तो इसमें चारों कथन हमारे सही हैं और सही कथन ही चुनने हैं, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये देखिए ये तीनों शुभंकर है, 3 देशों में हो रहे हैं इसलिए 3 शुभंकर हैं, तीनों के अपने अपने, मेपल, जायू, क्लच। टोटल 48 देश इसमें भाग ले रहे हैं। संस्करण आप खास करके याद रखेंगे 23वां संस्करण। कई बार आप बड़े बड़े फैक्ट्स याद करके जाते हैं और ऐसे एडिशन वगैरह पूछ जाते हैं, तो वहां पर उत्तर फिर गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, तो एडिशन बिल्कुल आप याद रखेंगे 23वां।
प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और हमें बताना है इसमें कौन से कथन सही है। इसका आयोजन 4 से 8 जून 2026 तक अहमदाबाद गुजरात में किया गया, सही है। इसका शुभंकर वीर द लॉयन था, यह भी सही है। इसका मुख्य उद्देश्य योगासन को कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक 2036 में शामिल कराना है, तो यह भी बिल्कुल सही है। तीनों कथन हमारे सही है, 1 2 3, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भारत की पहली राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आयोजन किया गया था भुवनेश्वर, ओडिशा की राजधानी। सिंगापुर बैडमिंटन ओपन 2026 में पुरुष युगल का खिताब किस भारतीय ने जीता है? तो सिंगापुर बैडमिंटन ओपन इस साल जीता है भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी एवं चिराग शेट्टी ने। 2026 ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है ताइवान के लिन चुन यी ने, और उप विजेता रहे हैं लक्ष्य सेन। इनको हरा करके इसने खिताब जीता है। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 में भारत की ओर से ऐतिहासिक रजत पदक किसने जीता? 1965 के बाद ऐसा रजत पदक, मतलब कहा जाए इसके फाइनल में पहुंचने वाले ये पहले भारतीय हैं। उस साल तो भारत ने फाइनल ही जीता था, परंतु इस साल सिल्वर से ही संतोष करना पड़ा। तो इसका उत्तर है आयुष शेट्टी। ये बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप फाइनल पहुंचे थे पर हार गए फाइनल में। सिल्वर मेडल से ही भारत को संतोष करना पड़ा था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। थॉमस कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो थॉमस कप में भारत ने जीता है कांस्य पदक। थॉमस कप वैसे देखा जाए तो पुरुष श्रेणी यानी पूरे पुरुष एथलीट्स के लिए होता है थॉमस कप, टीम गेम होता है, और यह थॉमस कप जीता है चीन ने। और जब ये महिला खिलाड़ियों के लिए होता है उसे बोला जाता है उबेर कप। और उबेर कप जीता है दक्षिण कोरिया ने। ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये बैडमिंटन के टूर्नामेंट्स होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था कार्लोस अल्काराज ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कर्नाटक को हराकर रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने पहली बार जीता है? तो यह टीम बनी है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर ने इस बार पहली बार रणजी ट्रॉफी जीती। सौराष्ट्र को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी, यह भी क्रिकेट से संबंधित है, 2025-26 खिताब किस टीम ने पहली बार जीता है? तो यह टीम बनी है जीतने वाली विदर्भ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। न्यूजीलैंड को हराकर आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? तो यह खिताब जीता था भारत ने। भारत में ही यह वर्ल्ड कप आयोजित हुआ था। फाइनल हुआ था हमारे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, और फाइनल में मैन ऑफ द मैच रहे थे जसप्रीत बुमराह, यह भी आप याद रखेंगे। और वहीं प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात की जाए तो वह जीता था संजू सैमसन ने। यह दो फैक्ट भी आप इसमें याद रखेंगे। महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किसने जीता है? तो वह जीता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। यह इसका 4th एडिशन था। साथ में जो आईपीएल हुआ है उसका भी खिताब आरसीबी ने ही जीता है, और यह उसका 19वां संस्करण था आईपीएल का। केरल को हराकर संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यह संतोष ट्रॉफी इंटर स्टेट फुटबॉल, यह जीता है सर्विसेज के द्वारा। यह संतोष ट्रॉफी जो फुटबॉल होती है इंटर स्टेट, उसे जीता गया। पहली फ्री स्टाइल शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो यह पहला अपने स्तर का इस तरीके का विश्व चैंपियनशिप था, इसलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जीता है इसे मैग्नस कार्लसन, नॉर्वे से ये बिलोंग करते हैं। किस न्यूजीलैंड क्रिकेटर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो वह घोषणा की है केन विलियमसन। भारतीय धावक गुरिंदर वीर सिंह ने 100 मीटर दौड़ का राष्ट्रीय रिकॉर्ड कितने सेकंड में बनाया है? तो इन्होंने अभी हाल में ही नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, 100 मीटर इन्होंने पूरा किया था 10.09 सेकंड में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसको बिल्कुल आप याद रखेंगे, बहुत बड़ा न्यूज में ये पर्सन थे गुरिंदर वीर सिंह। पाक जलद मरुमध्य को तैरकर सबसे कम उम्र में और सबसे तेज पार करने वाला भारतीय तैराक कौन बना है? तो महज 7 साल की उम्र में इन्होंने पाक स्ट्रेट यानी 29 किलोमीटर तैर करके पार किया है, और यह इनका नाम है ईशांक सिंह। यह देखिए 7 साल की उम्र में इन्होंने पार किया, और यह बिलोंग करते हैं झारखंड से। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसमें मैं बताना है कौन से कथन सही है। तो यह ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। भारत ने प्रतियोगिता में 208 पदक, 75 गोल्ड, इतने सिल्वर, 64 ब्रॉन्ज जीतकर पहला स्थान प्राप्त किया, और पदक तालिका में रूस दूसरे स्थान पर रहा है। तो ये तीनों कथन सही है। भारत पहले स्थान पर था, रूस दूसरे स्थान पर था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 2026 शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन मिलानो कोर्टिना इटली में किया गया। नॉर्वे इस ओलंपिक की पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। अगला शीतकालीन ओलंपिक वर्ष 2028 में फ्रेंच एल्प्स यानी फ्रांस में आयोजित होगा। हमें बताना है इसमें कौन से कथन सही है। तो इसमें तीनों कथन सही है। ऑप्शन डी विल बी अवर राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, हमें बताना है इसमें कौन से कथन सही है। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2026 का 6ठा संस्करण आयोजित किया गया।
यह इस खेल का छठा संस्करण था, यह बिल्कुल सही है। इन खेलों का आयोजन जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में किया गया, यह भी बिल्कुल सही है। पदक तालिका में हरियाणा ओवरऑल चैंपियन रहा, यह भी बिल्कुल सही है। पदक तालिका में हरियाणा ओवरऑल चैंपियन था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का आयोजन दीव के घोगला बीच पर किया गया। यह दीव जो है दमन एंड दीव वाला दीव है। कर्नाटक खेलो इंडिया बीच गेम्स का ओवरऑल चैंपियन रहा। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का यह दूसरा संस्करण आयोजित किया गया था। तो यह तीनों कथन सही है, इस वर्ष इसका दूसरा संस्करण आयोजित किया गया था। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। बीच वॉलीबॉल, बीच फुटबॉल, इस टाइप के इसमें गेम होते हैं। इन कथनों पर विचार कीजिए और हमें बताना है कौन से कथन सही है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का प्रथम संस्करण छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया। इस ट्राइबल गेम्स का शुभंकर मोरवीर था। कर्नाटक कुल 38 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। तो तीनों कथन सही है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। राष्ट्रव्यापी जनगणना के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो अब हम आ गए हैं अपॉइंटमेंट्स में। राष्ट्रव्यापी जनगणना के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया सुदर्शन पटनायक, सैंड आर्टिस्ट है, उड़ीसा से ये बिलोंग करते हैं। व्हाट्सएप के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभी हाल में ही नियुक्त किया गया है कुणाल शाह को। क्रेड के ये सीईओ थे, तो इन्हें अभी व्हाट्सएप के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। राज्यसभा के उपसभापति के रूप में लगातार तीसरी बार किन्हें निर्वाचित किया गया है? तो यह निर्वाचित हुए हैं श्री हरिवंश नारायण सिंह। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किस तिथि को श्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने हैं? तो यह बने हैं 10 जून 2026 को। हमारे जो पहले प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको इन्होंने पीछे छोड़ा। भारतीय नौसेना के 27वें प्रमुख यानी एडमिरल के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त हुए हैं श्री कृष्ण स्वामीनाथन, 27वें एडमिरल बने हैं इंडियन नेवी के। भारतीय सेना के नए प्रमुख यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? यह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ जी को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रसार भारती का नया अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये एक सॉन्ग लिरिसिस्ट है, लेखक है, और ये है प्रसून जोशी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यह बहुत बड़ा न्यूज है, इसे बिल्कुल आप याद रखेंगे, 5 स्टार। तो नीति आयोग पहले सुमन बेरी थे उपाध्यक्ष, अब बन गए हैं अशोक लाहिड़ी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पश्चिम बंगाल से ही आते हैं। मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो मणिपुर के नए मुख्यमंत्री बने हैं युमनाम खेमचंद सिंह। यहाँ पर अभी बहुत केओस मचा हुआ था, लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन था, अब मुख्यमंत्री नियुक्त हो गए युमनाम खेमचंद सिंह। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सीबीएफसी ये होना चाहिए। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए शशि शेखर वेम्पति। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इंडिया एआई मिशन के नए सीईओ कौन है? तो इंडिया एआई मिशन के नए सीईओ हैं सौरभ विजय। 11वें रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि कौन थे? तो यह रायसीना डायलॉग जो है भारत द्वारा आयोजित किया जाता है। राष्ट्रपति भवन आपको मालूम होगा रायसीना हिल्स में है, तो यह रायसीना डायलॉग वहीं आयोजित किया जाता है। और इस वर्ष उसके अतिथि थे फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम है अलेक्जेंडर स्टब। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के लिए अध्यक्ष चुने गए हैं, कौन चुने गए हैं? तो विदेश मंत्री हैं बांग्लादेश के, जिनका नाम है खलीलुर रहमान। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दुनिया के पहले खरबपति यानी ट्रिलियनियर बनने वाले व्यक्ति कौन है? तो वह है इलॉन मस्क, ये तो आपको पता ही होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं इंटरनेशनल रैंकिंग्स वगैरह। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को स्थान मिला है 13वां फ्यूचर स्किल इंडेक्स। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक यानी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत का क्या स्थान रहा है? उसमें भी रहा है भारत का स्थान 13। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान रहा है 45 यानी 45। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो इसमें भारत का स्थान रहा है 102। मानव विकास रिपोर्ट एसडीआई 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो एसडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान रहा है 130। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो इसमें भारत ने बहुत पुअरली परफॉर्म किया है और इसमें रैंक रहा है 157। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारत का शीर्ष संस्थान कौन सा है? तो यह भारत का शीर्ष संस्थान है आईआईटी दिल्ली। 117 या संभवतः 118, इन दोनों में से कोई एक रैंक इन्हें प्राप्त हुई, आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। जहां तक मुझे याद आ रहा है 118 है शायद। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आईआईटी दिल्ली। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? तो यह इंडेक्स इंडिया द्वारा ही लॉन्च किया गया है, इसलिए यह इंडेक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल आप याद रखेंगे। पहली चीज तो आप इसमें यही याद रखेंगे कि भारत को स्थान कौन से मिला है? तो भारत को मिला है 16 और पहले स्थान पर रहा है सिंगापुर। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में
प्रथम स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? प्रथम स्थान पर बहुत समय से बना हुआ है फिनलैंड, यह स्वीडन नहीं है, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिनलैंड इज द राइट आंसर। और जहाँ तक भारत का सवाल है तो भारत का रैंक रही है इसमें 116 आउट ऑफ 147 कंट्रीज। ध्यान रखेंगे इसमें जो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, फिनलैंड। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की यहाँ बात हो रही है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स यानी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है या इसी के द्वारा जारी किया जाता है, बिल्कुल सही है। इस सूचकांक में स्वीडन शीर्ष पर है, यह भी कथन सही है। बहुत लंबे समय से स्वीडन इस पर शीर्ष में बना हुआ है। इस सूचकांक में भारत 70वें स्थान पर है, यह भी बिल्कुल कथन सही है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें बताना कौन से कथन सही है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में डेनमार्क प्रथम स्थान पर रहा है। सीपीआई 2025 में भारत का स्थान रहा है 91st। तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। डेनमार्क फर्स्ट और इंडिया 91st। जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा सीपीआई इंडेक्स। वैश्विक शांति सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें बताना है इसमें से कौन से कथन सही है। वर्ल्ड पीस इंडेक्स की यहाँ पर बात हो रही है, तो यह सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है, यह बिल्कुल सही है। ग्लोबल टेररिज्म जो इंडेक्स हमने देखा वह भी इसी के द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में आइसलैंड प्रथम स्थान पर है, यह भी सही है। इस सूचकांक में भारत 127वें स्थान पर है, यह भी कथन बिल्कुल सही है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें बताना है कौन से कथन सही है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स यानी लैंगिक समानता की यहाँ पर बात हो रही है, तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, यह कथन बिल्कुल सही है। इस जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत 131वें स्थान पर रहा है, यह भी बिल्कुल सही है। जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में आइसलैंड प्रथम स्थान पर रहा है, तो यह भी बिल्कुल सही है। तो तीनों कथन यहाँ पर सही है, उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक यानी फिजिकल हेल्थ इंडेक्स नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, इसमें हमें बताना है कौन से कथन सही है। और फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 में ओडिशा प्रथम स्थान पर रहा है, तो दोनों कथन हमारे यहाँ पर सही है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। और जहां तक इसमें छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ इसमें रहा है 6th पोजीशन पर, और छत्तीसगढ़ की रैंक में गिरावट आई है। 2025 में यदि देखा जाए तो 2025 में छत्तीसगढ़ 2nd पोजीशन में था, अब आ गया है 6वें नंबर पर। 2026 G7 शिखर सम्मेलन का 52वां संस्करण था। 2026 G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन फ्रांस के एवियन में हुआ। इनमें से हमें बताना कौन से कथन सही है, तो यह दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फ्रांस में हुआ था। यदि नेक्स्ट ईयर की बात की जाए तो नेक्स्ट ईयर यानी 2027 में यह आयोजित किया जाएगा G7 मीटिंग यूएसए में, और 2028 की यदि बात की जाए तो वह आयोजित की जाएगा यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इस साल होना है ब्रिक्स सम्मेलन, वह होना है भारत में। भारत इस साल ब्रिक्स का चेयरमैन है। कुल सदस्य इसमें कितने हैं? 10 है ब्रिक्स। न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य कौन सा बना है? तो 10वां सदस्य देश बना है, सेंट्रल एशियन कंट्री है यह, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य बना है। भारत की 29वीं नवरत्न कंपनी कौन सी बनी है? तो अभी हाल में 29वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। शिप बनाती है ये, फ्रिगेट्स वगैरह भी बनाती है, डिस्ट्रॉयर भी बनाती है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इससे पहले चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 28th नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है। तो ये है 29वां और ये है 28वां। भारत का पहला अंतरिक्ष तकनीक यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप कौन सा बना है? तो यह अंतरिक्ष बेस्ड स्टार्टअप है स्काई रूट एरोस्पेस। भारत के 18वें रेलवे जोन जिसका नाम दक्षिण तटीय रेलवे यानी साउथ कोस्ट रेलवे है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? अभी हाल में ही 18वां रेलवे जोन बनाया गया साउथ कोस्ट रेलवे, इसका मुख्यालय घोषित किया गया विशाखापट्टनम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस राज्य में संचालित की जाएगी? तो यह संचालित होगी हरियाणा में, शुरुआत हरियाणा से होगी। टोपोलॉजिकल क्वांटम चिप मेजुराना 2 किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? तो यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित की गई है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। शेनझोउ 23 मिशन किस देश द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो इसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स को बैठा करके उनके स्पेस स्टेशन में ले जाया गया है, और यह मिशन आपको नाम से थोड़ा समझ आ रहा होगा, यह मिशन लॉन्च किया गया चाइना द्वारा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पहला इनका ऐसा मिशन है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को बैठा करके स्पेस स्टेशन में ले जाया गया। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह आयोजन किया गया था नई दिल्ली में, इसी में आपका वो गलगोटिया वाला कांड हुआ था, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारत औद्योगिक विकास योजना यानी भव्य योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस भव्य योजना का मुख्य उद्देश्य देश में 100 नए औद्योगिक पार्क विकसित करना। इंडस्ट्रियल पार्क 100 नए इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे इस योजना के तहत।
प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर योजना तहत अनुसंधान और नवाचार के लिए कितने प्राथमिकता वाले क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं और इनमें से कौन से आवेदक पात्र हैं? तो इसमें कुल 13 प्राथमिकता वाले क्षेत्र डिसाइड किए गए हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 13 प्राथमिकता वाले क्षेत्र। और साथ में विदेश में कार्यरत भारतीय नागरिक, ओसीआई और पीआईओ कार्ड होल्डर यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, और साथ में जो विदेश में भारतीय नागरिक काम कर रहे हैं वो सब इसमें पात्र होंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष किस वर्ष में परिवर्तित कर दिया गया है? तो यह परिवर्तित कर दिया गया 2022-23। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसको बिल्कुल आप याद रखेंगे, 5 स्टार क्वेश्चन है यह भी। भारतीय नौसेना के लिए प्रथम अगली पीढ़ी के अप तटीय गश्ती पोत का नाम क्या है? पेट्रोलिंग वेसल मुख्यतः है। तो यह पेट्रोलिंग वेसल का नाम रखा गया आईएनएस संघमित्र। सम्राट अशोक की पुत्री के नाम पर यह नाम रखा गया आईएनएस यानी इंडियन नवल शिप संघमित्रा। भारत ने सिंगापुर में आयोजित शांग्रीला डायलॉग के दौरान किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल की आपूर्ति के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया? तो यह देश है कंट्री ऑफ वियतनाम। भारत का 7वां रामसर स्थल कौन सा बना है? यह भी बिल्कुल आप याद रखेंगे, 5 तो नहीं पर इसे 4 स्टार जरूर दिया जा सकता है। और यह बना है रामसर स्थल सुरहाताल। यह यूपी के बलिया में स्थित है, यूपी के बलिया जिले में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। सुरहाताल इज द राइट आंसर। किसाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें बताना इसमें से कौन से कथन सही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल 5 स्टार आप मान सकते हैं इसको। केंद्र सरकार की अभी भी लगातार इस पर बैठक चल रही है। इस परियोजना पर 6 राज्यों की सहमति बनी है, यह कथन बिल्कुल सही है। यह परियोजना यमुना बेसिन में है, यह भी बिल्कुल सही है। यमुना बेसिन में स्थित है, पर यदि नदी पूछी जाए कौन से नदी पर है तो टोंस नदी। और यमुना बेसिन यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि टोंस नदी यमुना की ही सबसे बड़ी सहायक नदी है। जैसे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी शिवनाथ है, वैसे ही यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है टोंस। उस नदी पर यह बनने वाला है बांध, किसाऊ बांध। और यह 6 राज्यों के बीच में सहमति बनी है। तो 6 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, एक तो हो जाता है आपका दिल्ली, फिर हो जाता है आपका हरियाणा, फिर हो जाता है यूपी और एक हो जाता है राजस्थान। तो इन 6 राज्यों के बीच में सहमति बनी है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द सेज हु रीइमेजिन्ड हिंदुइज्म द लाइफ लेसन्स एंड लेगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इतनी बड़ी जब कहानी आपको दी जाए वो भी इंग्लिश में, तो आप समझ लीजिएगा इसके लेखक नन अदर देन शशि थरूर हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द सेकेंड ऑर्बिट बिलीफ ऑफ अ मैन ड्रीम्स ऑफ 1.4 बिलियन हर्ट्ज, इस आत्मकथा किसकी है? तो यह आत्मकथा है हमारे अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। व्हेन ऑडिट मैटर्स, इस पुस्तक के लेखक कौन है? जो कि यहाँ पर ऑडिट है, तो यह हमारे जो एक्स कैग है यानी पुराने जो पूर्व कैग है विनोद राय, उनके द्वारा यह किताब लिखी गई। टाइड्स ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री थ्रू म्यूरल्स इन पार्लियामेंट, इस पुस्तक की लेखिका कौन है? इस पुस्तक की लेखिका है सुधा मूर्ति। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 की थीम क्या है? तो यह राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाई जाती है और इस वर्ष इसकी थीम थी विज्ञान में महिलाएं, विकसित भारत को उत्प्रेरक। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 100 एमसीक्यू हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। एक बोनस आपको और देता हूं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की आधिकारिक थीम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आधिकारिक थीम इस साल थी स्वस्थ आयु के लिए योग, स्वस्थ आयु के लिए योग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।